क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम सेशन 2023-24 का सॉल्व पेपर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोग एक बार देख लेना। ये क्लास 10 का हिंदी है। टाइम 3 आवर्स है। फुल मार्क्स 80 है और सामान्य निर्देश इसमें दिए गए। निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुल 10 वस्तु परक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न भी दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। सब कुछ वैसा ही रहेगा। खंड ब में कुल 7 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न अपठित गद्यांश रहेगा, जिसमें 1/5 क्वेश्चन रहेगा। अब ये प्रश्न यही गद्यांश तो आएगा नहीं, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। लेकिन इसी तरह का कोई और आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न दिया गया। 1/5 यानी 5 क्वेश्चन आपको करने। 5 भी दिए हुए हैं। 5 में 4 विकल्प है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। 1/5 = 5 यानी 5 क्वेश्चन करने होंगे। ये 5 क्वेश्चन देख लो, मैं पैटर्न दिखा रही हूँ। ये पूरा आपका गद्यांश दिया गया। उसमें पहला प्रश्न है, संसार में कुछ भी असंभव तथा असाध्य नहीं है। तो ये पैराग्राफ तो आएगा नहीं, तो इस पर टाइम भी हम स्पेंड करते नहीं है। दूसरा प्रश्न इसी तरह का आएगा। अपठित पद्यांश रहेगा। ये पहला वाला अपठित गद्यांश था। तो ये मैं गति का राजा हूँ, मेरे रुके आज तक नहीं चरण, ये एक पद्यांश है। यही आएगा या ये तो नहीं आएगा, इसलिए मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करती हूँ। और इस पे भी आपको देखना है प्रश्न में किस तरह का है। 1/5 = 5 यानी इसमें भी आपको 5 प्रश्न करने। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि 5 करूँ या 4 करूँ। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पता चल जाएगा कि 1/5 यानी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। तीसरा प्रश्न है इसका। तीसरा प्रश्न व्याकरण पर व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है। ये पहला प्रश्न इसका दिया गया है वाक्य भेद पर। तो ये प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। कभी कोई पहले अलंकार आ जाएगा या इसमें पहला वाक्य भेद दिया गया। अब इसमें ध्यान रखना 1/4 = 4 यानी इसमें 5 प्रश्न दिए गए रहेंगे, लेकिन आपको 4 करने हैं। ये वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्य कौन सा होगा। तो मैं वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। तो यहाँ में है कि, तो ये तो मिश्र वाक्य हो गया, ये नहीं होगा। हमें सरल वाक्य ढूंढना है दिए गए में से। तो जो सभ्यता उसे संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, ये भी नहीं है। वे जिस सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं वो मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। तो ये वाला है, वे सभ्यता संस्कृति का परिणाम मानते हैं, और ये संयुक्त वाक्य, वे सभ्यता और संस्कृति का परिणाम मानते हुए, ये भी है। तो ये वाला ही करेक्ट आंसर होगा। 1 का 3 नंबर है ना। एक सेकेंड में देख लेती हूँ। मिश्र वाक्य, वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए जो रहेगा, ये जो हुए है ये संस्कृति का, ये आपको सरल वाक्य का द्योतक है। तो ये जो होगा ये सरल वाक्य हो गया। अब दूसरा प्रश्न, यद्यपि रमेश ने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल ना हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ये यद्यपि है तो यहाँ पे पहला ही पता चल जाएगा कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यद्यपि रहना ही, यद्यपि, जो की, तब की, है ना, ये सब रहने से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में 2 समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, 2 समानाधिकरण यानी 2 समान स्टेटस वाले, जिसमें 2 कंप्लीट सेंटेंस जुड़े जाते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में 4 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। इससे कह रहे कि ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की, और लिखा हुआ, तो ये तो संयुक्त वाक्य है।
चांदनी रात की कांति दर्शाने के लिए देवदूत के झाग के समान जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब है कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था मिश्र वाक्य धारणा। तो मिश्र वाक्य देखो क से जुड़ा हुआ है, क में छोटी की मात्रा से जुड़ा हुआ है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। और संज्ञा उपवाक्य है वो हो या विशेषण उपवाक्य हो या क्रिया विशेषण उपवाक्य हो, वे सभी मिश्र वाक्य के ही उदाहरण होते हैं। बिना कथ्य के कहानी, तो ये तो हो गया। 5 नंबर में दिया अध्यापिका जब तक कक्षा में पहुंची परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। जब तक कक्षा में पहुंची परीक्षा आरंभ हो चुकी थी, इस वाक्य का प्रधान उपवाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रधान उपवाक्य इसमें से कौन सा होगा, परीक्षा आरंभ हो गई थी, परीक्षा आरंभ हो गई थी, डी नंबर होगा इसका प्रधान उपवाक्य। अब वाच्य पर आते हैं 4 नंबर का। इसमें भी देखो 1 into 4 है, यानी 4 ही करना, लेकिन प्रश्न आपके 5 दिए रहेंगे। अब इसको सीरियली ज़्यादा अच्छा से करोगे तो टीचर को दिक्कत नहीं होगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। क्या आप दिल्ली जाएंगे, क्या इस वाक्य का वाक्य, क्या आप दिल्ली, क्या वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। क्या आप दिल्ली जाएंगे, किस वाक्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य का। क्या आप दिल्ली जाएंगे, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें हो गया वी नंबर। भाववाच्य में क्रिया सदैव होती है, क्या होती है, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, अकर्मक, ये बी नंबर होगा। अकर्मक एवं अन्य पुरुष में होती है, ठीक है। थोड़ी देर सो लिया जाए, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। थोड़ी देर सो लिया जाए, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य। एक कर्म वाच्य दिया हुआ, भाववाच्य दिया, मुख्य वाच्य दिया, कर्तृवाच्य। मुख्य वाच्य नाम का कोई वाच्य होता ही नहीं है, ये 4 ऑप्शन मिलाने के लिए आपको दिया गया है। तो वाच्य 3 ही होता है, कर्म वाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। तो ये जो है थोड़ी देर सो लिया जाए, भाववाच्य का उदाहरण, ठीक है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य होगा, क्या होगा, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, तो बी नंबर होगा इसका, ठीक है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है, 4 नंबर का बी नंबर उत्तर होगा। कर्तृवाच्य कहते हैं जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, जहाँ क्रिया का संबंध क्रिया से होता है, जहाँ क्रिया का प्रधान रूप कर्ता का विधान करती है। तो क्या होगा, जहाँ सी नंबर होगा इसका उत्तर, जहाँ क्रिया प्रधान रूप से कर्ता का विधान करती है, ये वाला। जहाँ क्रिया, तो कर्तृवाच्य कहते हैं किसको, जहाँ क्रिया प्रधान रूप से कर्ता का विधान करती है। विधान मतलब नियमों का पालन करती है। 5 नंबर निर्देशन अनुसार अलंकार पर आधारित 5 विकल्प प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर लिखे। 1 into 4 = 4। अब नंबर 1 नीचे लिखे काव्य पंक्तियों में अलंकार है। कहत नठत रिजत खिजत खिलत मिलत रजियात भरे भवन में करत नैन निसुआत। तो इसमें क्या होगा, वाक्यों में तुकबंदी है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। क में कहत में क है ना, खिलत मिलत ये ता वर्ण की आवृत्ति है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार। तुम तो कालहा को जनु लावा, जनु है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये नंबर सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कोड होते हैं जो आप पकड़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद ये होता है, ये 3 नंबर है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से श्लेष अलंकार का प्रयोग कीजिए। श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ काव्य पंक्ति आपको छांटना है जिसमें श्लेष अलंकार हो। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द एक बार दिया रहता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमारे हारी हालेल की लकड़ी ये नहीं होगा, काली घटा का घमंड घटा ये नहीं होगा। सुवर्ण को ढूंढत विरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण यानी एक वर्ड है, उसके 3 मीनिंग है। कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुंदर अक्षर है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री का रूप होता है सुवर्ण, और चोर के लिए सोने का भाव दर्शाता है। तो एक चीज सुवर्ण, एक शब्द सुवर्ण, 3 अर्थ अपने अंदर छुपाए हुए हैं। कवि के लिए वह सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए वह सुंदर स्त्री है, चोर के लिए वह सुंदर
वह स्वर्ण है यानी सोना है, गोल्ड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, जिसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब बता, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बेरी से है हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ जो भाला है वो मनुष्य की बात कर रहा है। तनकर भाला यूं बोल उठा, भाला कहाँ बोलता है, लेकिन उसमें मनुष्य के जैसे गुण आ गए। तो ऐसे जहाँ भी उदाहरण होंगे वहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा, सी नंबर। वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, दी गई पंक्तियों में निहित अलंकार बताइए। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ होगा, देखो इस तरह से जो वन चांद्री, यहाँ जो हाइफन रहता है ना, हाइफन वाले प्राय ये इसी का रूप मान लिया जाता है। जब दो चीज़ों की तुलना न करके एक मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये रूपक अलंकार 4 नंबर डी का है ना, 5 नंबर का डी उदाहरण होगा। अब 6 नंबर है, निर्देश अनुसार पद परिचय का पर आधारित निम्नलिखित वाक्य के 5 रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 के पद परिचय के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी है 1 into 4 यानी 4 ही करने, 5 दिए। सुषमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं क्या है? 10वीं विशेषण, संख्यावाचक, क्रमसूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन पढ़ती है। तो 10वीं क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये इसका पहला ही उत्तर हो जाएगा। इसका पहला विशेषण है और ये निश्चयवाचक विशेषण, कर्मसूचक विशेषण तो है लेकिन ये निश्चयवाचक नहीं है, ये संख्यावाचक है। देखते हैं इसमें और भी है क्या। तो विशेषण संख्यावाचक, इसका बी नंबर हो जाएगा। वो भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, लेकिन ये निश्चयवाचक नहीं है, ये है संख्यावाचक। 10वीं यानी 10 संख्या को समझा रहा है। तो एक शब्द को पकड़ के प्राय हमारे बच्चों को पद परिचय में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन एक मैं चालाकी की बात आपको बता दूं कि अगर आप लिंग पहचानते हो और अगर आपको थोड़ा बहुत भी विशेषण का नॉलेज है, संज्ञा का नॉलेज है, तो कोई 1-2 पढ़ के भी वचन, लिंग और विशेषण ये देखकर भी आप 2 शब्द को जानकर भी आप इसका बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसका उत्तर होगा विशेषण संख्यावाचक, क्रमसूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष्य है। मैं धीरे धीरे चलती हूँ, क्रिया विशेषण रीतिवाचक, मैं विशेष्य हूँ। क्रिया वचन परिमाणवाचक तो नहीं होगा, परिमाणवाचक क्वांटिटी के बारे में बताता है तो क्वांटिटी तो नहीं। क्रिया वचन रीतिवाचक, चलती हूँ, क्रिया विशेष्य। तो ये सब देखो, मैं विशेष्य। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका क्रिया विशेषण रीतिवाचक, चलती हूँ क्रिया, चलती हूँ विशेष्य होगा। तो इसका सी नंबर उत्तर होगा। ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण, ये भी क्रिया विशेषण। ये रीतिवाचक ढंग को बताता है। ये रीतिवाचक तो है लेकिन मैं विशेष्य नहीं हूँ, रीतिवाचक चलती हूँ विशेष्य है, क्योंकि क्रिया जो हमेशा क्रिया की विशेषता बताता है। मैं तो हो गया कर्ता, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताता है। तो चलती हूँ क्रिया है और ये इसका विशेष्य है। विशेष्य मीन्स नथिंग बट नाउन। आप चुप रहिए, अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुरुष पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ताकारक। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए क्या होगा? ये सर्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन है ना। सर्वनामिक नहीं, ये वाला देखिए, आप चुप रहिए, दूसरा वाला आ गया। आप चुप रहिए, कितना नंबर? ये 3 नंबर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ताकारक। इसका उत्तर क्या होगा? आप चुप रहिए। इसका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ताकारक। आप चुप रहिए, कर्ता को बोल रहा है, कर्ता यहाँ प्रेजेंट है, आप चुप रहिए, ठीक है। ये मेरा पसंदीदा रेस्तरा है, यहाँ पे भी ये सर्वनामिक विशेषण होगा क्योंकि ये है मेरा पसंदीदा। तो क्या सर्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, रेस्तरा विशेष्य। रेस्तरा मतलब होटल को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, रेस्तरा विशेष्य। इसका 1-4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद हे राम, ये क्या हो गया? तो यहाँ आपको यहाँ जो भाव को देखना है। हे राम, ये क्या हो गया? यह खुशी को दर्शाता है, हाँ, खुशी को दर्शाता है या किसको? विस्मयबोधक व्यथा सूचक है हे राम। विस्मय समुच्चय बोधक, हर्ष सूचक माने खुशी नहीं होगा। विस्मय बोधक आश्चर्य सूचक नहीं होगा। समुच्चय बोधक योजक नहीं होगा। विस्मय आदि बोधक अव्यय व्यथा सूचक, व्यथा माने कष्ट हो रहा है।
7 नंबर में क्या है, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी गद्यांश का टुकड़ा आपको जो आपने पढ़ा है वो दे देगा। 1x5 है इसमें, 1x5 के आंसर दिए गए। अब यही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं ये भी स्किप करती हूँ। 8 नंबर में ठीक है 2 प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें 2 प्रश्न ये है, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्प प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। नवाब शाह ने गांव में कैसी आंखों द्वारा लेखक की तलाश देखा। अच्छा 11 नंबर का हम 7 नंबर का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उत्तर को देख लेते हैं। बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपने पोतोहू से करवाया। इस वाक्य से भगत जी की किस विचारधारा का परिचय मिलता है? कि वे सामाजिक सुधारवादी व्यक्ति थे। वो ये नहीं मानते थे कि किसी औरत को अपने पति का संस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। वो चाहते थे कि जो समाज में रीति रिवाज है उसका खंडन हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पोतोहू से दाह संस्कार करवाया। तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, रूढ़िवादी विरोध का एक प्रतियोगिता, रूढ़िवादी का विरोध, ये आपको पेपर पढ़ने से, ये दिया हुआ पद्यांश गद्यांश पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। इसमें सब कुछ दिया रहेगा, इसके भी मैं स्किप करती हूँ। 8 नंबर में देखो क्या हुआ। 8 नंबर में निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्प प्रश्नों के सही उत्तर लिखे। 1x2 2 इज इसेंशियल, दोनों करना है आपको। नवाब साहब ने गर्व से कैसी आंखों द्वारा लेखे की तरफ देखा? लाल, गुलाबी, काली, नीली। तो गुलाबी आंखें से देखा। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? सरदार हलदार साहब को, कस्बे वाले को, पान वाले को, चश्मे वाले को। तो चश्मे वाले को। अब फिर ये दिया गया है 9 नंबर में 1x5 5 प्रश्न करने पड़ेंगे। और ये दे दिया आपका पठित पद्यांश में से। पद्यांश से आप ये आएगा बोल के जरूरी नहीं है, फिर भी देख ले। तो विडम्बना में छिपा अर्थ बताइए। दुर्भाग्य, निराश और उपहास, छल और कातर। क्या होगा? निराशा और उपहास। विडंबना में छिपा अर्थ है निराशा और उपहास, बी नंबर। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के माध्यम से कभी न चाहते हुए भी किस और संकेत किया है? अपनी मित्रता की ओर, अपने अधूरे जीवन की ओर, अपने प्रेम प्रसंग की ओर, अपने स्वभावगत विशेषताओं की ओर। तो अपने अधूरे जीवन की ओर। फिर देखो, रिया कभी कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? डरावना, सुखद स्वप्न, दुखद, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। तो इसका उत्तर भी होगा डी नंबर। ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई थी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, यहाँ नंबर 3 रोमन नंबर से शुरू हुआ है, ऑप्शन ABCD है तो वैसा ही दोगे। और यहाँ अगर कख गग होगा तो आप लोग कख गग ही लिखोगे, आप अपनी तरफ से ABCD नहीं जोड़ोगे। आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपने जीवन का कैसा वर्णन किया है? अपने जीवन का बनावटी और दिखावटी चित्रण किया, अपने जीवन का मिथ्या चित्रण किया, मिथ्या मतलब झूठा, अपने जीवन का यथार्थ चित्रण किया, अपने जीवन का खोखला चित्र किया। क्या होगा? तो अपने जीवन का यथार्थ चित्रण, यथार्थ मतलब सच, अपने जीवन का यथार्थ, सी नंबर होगा। कथ्य का प्रयोग कवि ने किसके लिए कहा? कथ्य अपने मित्रों के लिए, अपने जीवन के इतिहास के लिए, अपने अंतर्मन के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अपने जीवन के इतिहास के लिए कथ्य का प्रयोग अपने जीवन के इतिहास के लिए। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्प प्रश्न में से सही उत्तर लिखिए। अब 10 नंबर जो है ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, 1x2 दोनों करना है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, है ना। उसके बाद कृपण माने कंजूस। तो ये लगता है छलपूर्ण करेक्ट आंसर है। परशुराम पृथ्वी जीत कर किसे दान कर चुके थे? माता पिता को, गुरु को, राजाओं को, ब्राह्मणों को। तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मणों को। अब खंड ब 11 नंबर, इसमें रहेगा आपका 3x2, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों के 4 प्रश्न दिए रहेंगे, 3 को करना होगा। हरील की लकड़ी किसे कहा गया और क्यों? तो हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा गया है क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को हारिल पक्षी की भांति कृष्ण को कसकर पकड़ रखा है। तो हारिल किसे कहा गया और क्यों?
सुनत जोग लागत है ज्यों सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। पंक्ति में गोपियों के कैसे मनोभाव दर्शाए गए हैं। तो सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी पंक्ति में गोपियों के योग के प्रति बड़े तीखे मनोभाव व्यक्त किए गए, बड़े तीखे। परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताइए, पाठ के आधार पर लिखिए। तो स्वभावगत विशेषताएं क्या थी परशुराम की? परशुराम की विशेषताएं निम्नलिखित। वे बाल ब्रह्मचारी थे, वे बड़े क्रोधित स्वभाव के थे और उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। ठीक है। चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति, नहीं ये तो हो गया। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों से लक्ष्मण का क्या अभिप्राय है? तो चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों से लक्ष्मण का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि वे परशुराम पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, पर क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हम भी इसका जवाब दे सकते हैं। 12 नंबर में है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में 3 × 2 यानी 2 रहेगा नंबर एक क्वेश्चन में, और 6 है और 4 प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के 4 दिया रहेगा। देखो A B C D 4 दिया गया है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। संदर्भ सहित आज से स्पष्ट कीजिए। संदर्भ माने इसका किस संदर्भ में, किस वक्त ये बात कही गई थी? तो कैप्टन के मर जाने पर बात बात पर कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला पान वाले का हृदय भी द्रवित हो गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसने नम आंखों से हवलदार साहब को कहा कि साहब कैप्टन मर गए, आप कैप्टन नहीं हैं। नवाब साहब द्वारा खीरे खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो नवाब साहब द्वारा खीरे खाने का आग्रह करने पर लेखक ने ना में सिर हिलाया। यद्यपि लेखक के मन में खीरे की पनियाती टुकड़ों को देखकर मुंह में पानी भर आया था, पर सभ्यतावश उन्हें खाने से मना करना पड़ा। ठीक है। चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति आपके दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए? तो चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति हमारे और दूसरे लोगों के कई उत्तरदायित्व होनी चाहिए, जैसे मूर्ति को साफ सुथरा रखें, उस पर पान आदि का पिक न थूके, किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि से इस मूर्ति की क्षति न होए, ये सब याद ध्यान रखना पड़ेगा। बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल ने इस विचार से आप कहाँ तक सम्मत है? तो यशपाल की कहानी लिखी गई है। अगर यशपाल जी ये लिखते हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है, तो उन्होंने अपनी कहानी में लिखा है कि बिना खाए खीरे से ढकाल ली जा सकती है, पेट भर सकता है। तो ये भी संभव है, बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। अब 13 नंबर है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखे। ये रैपिड रीडर का है। 2 × 4 यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 4 नंबर रहेगा और 3 दिया रहेगा। इसमें भी दिया 1 2 3 और इसमें से आपको कोई 2 करना है और प्रत्येक में 4 नंबर रहेगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में श्वेत और रंगीन पताकाएं किन अवसरों की ओर संकेत करती है ना? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है, जो संख्या में 108 होती है, जिस पर मंत्र भी लिखे होते हैं और इन्हें नष्ट किया नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती है। माता के अंचल तले सुकून मिलता है और कहीं नहीं। कथन के संदर्भ में उदाहरण सहित अपने विचार लिखिए। तो माता के अंचल तले जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। पाठ से संबंधित उदाहरण की ओर देखने पर यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार चूहे के बिल से जब सांप निकल आया और बच्चा सीधा दौड़ता हुआ अपनी माँ की शरण में आकर छिप जाता है। बीच रास्ते में पिता के मिलने पर भी वह उनकी अवहेलना कर देता है, यानी उसका अनादर करता है और माँ का सानिध्य पाना चाहता है। माँ जैसे सुकून विशेष कर विपदा में कोई नहीं दे सकता, पिता भी नहीं। ठीक है, माँ जैसा सुकून विपदा में। अपने क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा, ये हो गया। सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका ने धर्म चक्र को देखकर ये क्यों कहा कि भारत की आत्मा एक सी प्रतीत होती है?
तो साना साना हाथ जोड़े पाठ में लेखिका ने धर्म चक्र को देखकर ऐसा इसलिए कहा कि भारत की आत्मा एक सी प्रतीत होती है, क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास है कि धर्म चक्रों को घुमाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी उनकी आस्थाएं, यानी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणा एक सी ही है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। 14 नंबर में अपने क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को 100 शब्दों में पत्र लिखे। इसमें 5 नंबर होगा, इसका उत्तर मैं क्या बोलूं। फिर इसका एक विकल्प भी रहेगा आपको, अथवा बढ़ती बेरोजगारी और आरक्षण को बढ़ावा, इन मुद्दों पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए असम ट्रिब्यून के संपादक को 100 शब्दों में पत्र लिखिए। असम ट्रिब्यून जो दिया गया है संपादन, असम टू द है ना सेवा में असम ट्रिब्यून ये लिखना पड़ेगा। और आपको विषय लिखने पड़ेगा बढ़ती बेरोजगारी और आरक्षण को बढ़ावा, है ना, से रोका जाए। दिए गए बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा, और इसमें केवल 6 नंबर रहेगा, बाकी सब में 5-5 है। तो ये महानगरीय जीवन है, जिसमें ये टॉपिक जो है इनको आपको डेवलप करना, महानगरीय जीवन, इसको लिखकर आपको इवोल्यूट करना। भूमिका, विकास की अंधी दौड़, ये सब भूमिका पहले लिखोगे, कुछ विकास की अंधी दौड़ लिखोगे। फिर संबंधों का हास, दिखावा, उपसंहार यानी कंक्लूजन। प्रगति है देश की तभी जब साक्षर होंगे हम सभी, ये दूसरा है। भूमिका, राष्ट्र में नागरिकों का कर्तव्य, शैक्षिक आलेख, साक्षरता का अभिप्राय। शिक्षा का मतलब क्या है? साक्षरता एक वरदान, यानी शिक्षा एक वरदान है। निरक्षरता एक अभिशाप है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके लिए तो बिना पढ़ा लिखा होना अभिशाप है। साक्षरता अभिमान। उपसंहार माने कंक्लूजन। अब 11 नंबर, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, थीम वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही मेरा घर है, पूरी धरती ही मेरा घर है। भूमिका, धरती ही हमारा परिवार है। योग भगाए रोग, स्वास्थ्य ही धन है। करो योग, रहो निरोग। उपसंहार। फिर 16 नंबर है, बिजली विभाग के अधिकारी, अभियंता यानी इंजीनियर को ईमेल लिखिए, सूचित करें कि आपका मीटर खराब है। तो ईमेल में क्या होता है? प्रेषक यानी सेंडर एंड प्राप्त प्रेषक एंड एक होता है रिसीवर। तो दोनों का ही आपको ईमेल एड्रेस लिखकर उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर आएगा प्रधानमंत्री जी को ईमेल लिखकर सूचित करें, अथवा में आया ये लिखो या ये लिखो, लिखकर सूचित करें कि मन की बात कार्यक्रम देश व विदेश में उनकी ख्याति की तरह प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। इसके ऊपर भी ईमेल कैसे लिखोगे? जिसको ईमेल लिखोगे उसको एक उसका ईमेल एड्रेस होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, और जिसको लिखोगे उसका होगा। नगर में आयोजित होने वाली भारत की सांस्कृतिक एकता प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसमें 4 नंबर रहेगा विज्ञापन। इसमें ऑप्शन रहेगा, आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, ये करो या ये करो। अपने मन को अहंकार से दूर रहने तथा निरंतर कर्म करते रहने की सीख देते हुए 60 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो ये एक तो पहला है भाई विज्ञापन तैयार करना, और दूसरा है संदेश लिखना। संदेश लिखना में पहले डेट लिखना पड़ेगा, फिर समय लिखना पड़ेगा, फिर आप जिस व्यक्ति से कह रहे हो माननीय महोदय, जैसे अपने मित्र को है तो प्रिय मित्र ऐसा लिख के संबोधित करना पड़ेगा, और ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। विज्ञापन में आपको कलर वगैरह करना पड़ेगा, अच्छे कोटेशन लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका प्रश्न टोटल 17 नंबर प्रश्न रहेगा ऑप्शन के साथ, और 8 पेज का पेपर है, और दोनों साइड में यानी 16 पेज हो गए आपके, दोनों साइड में लिखे रहेंगे। ऑल द बेस्ट कल के लिए। वीडियो देख लेना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ही बनाया है। मुझे तो कोई जानते नहीं, मैं तो आप ही को जानती हूँ। आपका भला हो, शुभकामनाएं, अच्छा करें आप, और लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा भी भला कर दो। नहीं करना मत करो, क्योंकि आजकल के लोग बड़े कंजूस होते हैं, फ़ायदा तो उठा लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आपका थोड़ा भी भला हो रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना।